नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए आपका फिजिक्स को। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए इससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो। मैं पिछली कुछ वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका F=mg। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो यही आपका क्या हो जाता है m1 m2 जी। यहाँ पे होता है आपका क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और नीचे होता है आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखेंगे अर्थ के केस में, तो अर्थ के केस में ये m जो हो जाता है ये एम ई हो जाता है, मतलब मास ऑफ द अर्थ ये g रहता है, ये g। और ये आपका मास ऑफ द अर्थ ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसका मास है, मैं कैपिटल से दिखा देता हूँ इसे। और ये r जो है वो रेडियस है किसका, अर्थ का। तो जब देखते हैं तो ये कट जाता है आपका, और g अगर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन दिखाता है किससे, आर स्क्वायर से। ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने बताया था कि जो आर होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होती है, आर यहाँ पे मैक्सिमम होता है, और पोल्स पे आर आपका क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ठीक अपोजिट होगा, अगर आर मिनिमम है पोल्स में तो यहाँ पर जी क्या हो जाता है, आपका मैक्सिमम हो जाता है। और इक्वेटर पे बात करेंगे तो यहाँ पर जी आपका क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। वहीं अगर बात करें सेंटर पे, तो सेंटर पे आपका आर कितना होता है, जीरो होता है। इसको जीरो कर देंगे तो आपका जी भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। तो ये आपने याद करना है। तो याद रखना कि अगर पोल्स में पूछा जाता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे आपका मिनिमम होता है, और सेंटर पे आपका जीरो होता है। लिखा हुआ इफ़ यू आर द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी इज जीरो बिकॉज ऑल द मास अराउंड यू is pulling up every direction there is up. Zero gravity or zero g can simply be defined as the state of the or the condition of the weightlessness. It also refers to the state in which the net or an apparent effect of the gravity. The condition of the apparent weightlessness occurs when a body in a gravitational field changes places to the neutralized its gravitational force. For example, astronauts are seen floating around in outer space. Because of this phenomena, astronauts orbiting the Earth in a space station experience the zero gravity or the weightlessness, because their spacecraft continuously undergoes changes in the velocity in its orbit in order to prevent informs being pulled into the atmosphere. This acceleration, which is often known as the centrifugal force, counterbalance the gravity, hence they एक्सपीरियंस जीरो ग्रेविटी और द वेटलेसनेस। तो दिखा देता हूँ कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपका क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपका क्या होता है, बराबर हो जाता है ना, वहाँ पर क्या हो जाती है, ग्रेविटी जीरो हो जाती है। ये समझ जाना है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँगा तो मैंने ये बताया था कि F इक्वल टू कितना, जी m1 m2/d²। फिर मैंने बताया था डी यहाँ पे आर ही मान लीजिए, या आपका क्या मान लीजिए, रेडियस ही मान लीजिए, आर मान लीजिए। तो जो आपका क्या होता है इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर पे आर क्या होता है आपका, मैंने बताया था मैक्सिमम होता है। मिनिमम कहाँ पे होता है, थोड़ा सा कम होता है, कहाँ पे आपका पोल्स में क्या होता है, आर क्या होता है, मिनिमम होता है। और सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर में आर की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो वही चीज़ याद करनी है कि अगर मैं यहाँ पर जी की वैल्यू बोलूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, इक्वेटर पे अगर जी की वैल्यू बोलूँगा तो ये कितना हो जाएगा, आपका मिनिमम हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट होता है। अगर अर्थ के केस में बात करें, कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रही है, रेवोल्यूट कर रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यही सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ का क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका। ये आपने याद रखना है। तो हमेशा इसके अपोजिट एक स्यूडो फोर्स काम करता है, जो बिल्कुल इसका क्या होता है, बराबर होता है। और बराबर होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट एक फोर्स लगता है जो आपका स्यूडो फोर्स है, वो आपका कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेम फॉर्मूला होता है, बस माइनस में चला जाता है एक। ये आपने याद रखना है। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं वहाँ पे ऑर्बिट क्या होता है आपका, वो चीज़ क्या ना तो अंदर आ पाती ना ही बाहर जाती है। तो वहाँ पे ग्रेविटी जो होती है वो कैसे लगती है आपको, फ्री फॉल लगता है, मतलब फ्री लगती है। यही चीज़ वो बता रहा था। जो ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ पे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जैसा अगर मैं बोल दूँ तो वहाँ पर लगभग आपका क्या है, वो बन जाता है आपके जैसे तीन हो, मान लीजिए तीन होते हैं आपके। तो एक आपका होता है लो अर्थ ऑर्बिट होता है, जैसे लियो बोलते हैं। फिर आपका मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है। फिर आपका एक होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये लगभग कितने किलोमीटर होता है, 2000 किलोमीटर तक ये होता है आपका। 2000 से लेके 20,000 के तक, मतलब 20,000 तक ये होता है आपका। और 20,000 से लेकर 36,000 के आसपास ही होता है आपका। ठीक है ना। तो फार्मूला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बनता है वो बनता है F = mv² अपॉन आर। और अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूँगा तो माइनस में आ जाएगा।
mv²/r। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूंगा तो लिखा हुआ है डेफिनेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग इन द सर्कुलर पाथ अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, आउटवर्ड फिक्सिशियस फोर्स होता है दैट इज एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन। अच्छा, नेचर की बात करें तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, रियल फोर्स एंड द रियल इफेक्ट्स देखने मिलते हैं, जबकि अगर सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो ये फिक्सिशियस होता है, कंसिडर द फिक्सिशियस और स्यूडो फोर्स बट हैज अ रियल इफेक्ट्स। डायरेक्शन की अगर बात करें, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रोटेशन, इट इज डायरेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रोटेशन, ये बाहर की तरफ लगता है। रोल देखेंगे, सर्कुलर मोशन डजंट एग्जिस्ट विदाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखना कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता बिना किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डजंट हैव एन इंडिपेंडेंस एक्सिस्टेंस, ये इसका कोई भी बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स काम नहीं करेगा, सेंट्रीफ्यूगल भी काम नहीं करेगा। ऑरिजिन की अगर बात करें तो लिखा हुआ द ऑरिजिन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। वहीं आगे लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, द ऑरिजिन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ड्यू टू इनर्शिया। फॉर्मूला की बात करें तो mv²/r, इसका भी सेम होता है। एक्शन की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन द बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, जबकि अगर इसकी बात करें सेंट्रीपिटल फोर्सेस एक्ट्स ओनली इन द रोटेटिंग फ्रेम्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपका काम करता है केवल और केवल, आपका इनर्शियल फ्रेम में ये काम नहीं करता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन, तो लिखा कीप इट एट द सेंटर, अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, राइजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी, अलाउइंग इट टू द स्टैंड ऑन द ग्राउंड। अब देखिए ये क्या करता है, राइज करता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या करती है, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, ग्रेविटी के बोल सकते हैं आपका अपोजिट में, तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज होने लग जाती है। ग्रेविटेशनल जो आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला होता है mgh होता है। मतलब आपका ये दोनों पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे भी और किस पे, हाइट पे भी। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, आपका जो क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो भी क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा हाइट बढ़ने पे। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो लिखा हुआ है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट अगेंस्ट द ग्रेविटी। Gravitational energy such as the elevating object against the gravity of the earth is the potential energy correlated with the gravitational force. If an object falls within a gravitational field from the one point to another point, the gravity force will do the positive work on the object, and the gravitational potential energy will decreases by the same amount near the surfaces of the earth. अगर नज़दीक है, the product mgh is work performed in rising एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ हाइट h, इस पर डिपेंड करता है u इक्वल टू क्या होता है आपका mgh होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोलता है भाई, दिस लॉ स्टेट दैट द एवरी पॉइंट मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पॉइंट्स मास विद द फोर्सेज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट एंड its masses and inversely proportional to the distance between them to the square। जो मैंने ये वाला बोला था, ये ग्रेविटेशनल, ये तो आपका लॉ ग्रेविटेशनल लॉ, ये वाला जो फोर्स होता है वो उन दोनों के क्या होता है, मास के, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के क्या होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ग्रेविटेशनल क्या आपका न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है। अब यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे ये हाइट है, तो जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट जितनी ज़्यादा आपकी बढ़ती जाएगी, आपका पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। ठीक है ना। और मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके की होती है, तो ये स्टोर्ड एनर्जी में होती है, स्टोर होती है, ये आपने याद रखना है। कैसी एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है आपकी। ठीक है ना। मतलब ये हमेशा कैसे रहती है आपकी, ये हमेशा आपकी बोल सकते हैं आपका स्थिर कंडीशन में, स्टेबलाइज फॉर्म में होती है। तो ये बॉल है, ये नीचे गिर सकती है, नीचे गिर सकती है तो मतलब इसके अंदर क्या एक पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे गिरने का इसके अंदर एक पोटेंशियल है। ठीक है ना। और जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, ऊपर की तरफ इसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे बॉल छोड़ी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होने लग जाती है, मिनिमम होने लग जाती है, और जो आपकी कौन सी होती है काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ने लग जाती है, याद रखना। ठीक है ना। तो ये दोनों अपोजिट होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपकी अगर देखो बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स देन इट्स वेट इज। अब मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि जो मास होता है ना, मास द्रव्यमान, ये आपका हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब ये सेम रहता है, ये सेम रहता है, मास कभी चेंज नहीं होता, अनचेंज्ड होता है। आप इसे कहीं भी ले जाओगे, मान लीजिए किसी बॉल का मास है, मान लीजिए ये है, इसका मास कितना आपका 6 kg है,
ये इसका मास है। तो आप इसे अर्थ पे भी कितना होगा, इतना ही होगा, और मून पे ले जाओगे तो इतना ही होगा। तो फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है, फ़र्क पड़ता है उस जी से। जब W को निकालते हैं तो W एक हिसाब से क्या कर देता है, यहाँ पे वेट जो होता है फोर्स की तरह काम करता है, और फॉर्मूला बन जाता है mg। तो ये जी पे काम आपका क्या करता है, जी पे आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। मास आपका कांस्टेंट होता है, मास क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, सेम रहता है सभी चीज़ों के लिए। जी आपका चेंज कर देता है। अब जी जब चेंज करता है, जैसा आपने सुना होगा कि जो जी ई जो आपका क्या होता है, मून का जो आपका ग्रेविटेशनल जो क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है आपका 1/6 होता है किसके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके, अर्थ के। उससे होता क्या है कि अगर मास 6 kg है अर्थ और मून पर वहीं वेट की बात करेंगे तो मून पे कितना हो जाएगा। देखो अगर मैं अर्थ की बात करूंगा, अगर वहाँ पर 6 kg वेट है तो आपका मून पे कितना हो जाएगा, इस जी के कारण, जी की वजह से क्या हो जाता है, ये 1/6 हो जाएगा, 6/6, और ये आ जाएगा 1 kg। तो एक्चुअल में जो फ़र्क पड़ता है वो मास से नहीं पड़ता, वो पड़ता है आपका किससे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है आप लोगों ने। अब इससे पहले तो मैंने बताया था कि आपका जो क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को इक्वेटर से, अब इक्वेटर में आप मुझे बताइए जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है आपकी यहाँ पर, मिनिमम होती कि नहीं होती, बताया था। क्योंकि रेडियस आपका अभी पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि क्या होती है आपकी रेडियस ज़्यादा होती है तो जी का मान क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखाता है तो मिनिमम होता है। वहीं पोल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, वैन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स देन इट्स वेट, सिंपल सी बात है, जी बढ़ेगा तो वेट भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गई, दोनों जगह आपका सेम ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि साउथ पोल में इंक्रीज हो रहा है नॉर्थ पोल में आपका डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं होता। रिमेन्स तो आपका सेम भी नहीं रहेगा, डिक्रीज होता कहाँ पे, डिक्रीज होता है इक्वेटर की तरफ। तो ये लिखा, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स इट वेट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस also produces a force on the body. This effect will further reduce the weight of the body. So due to both these effects of the weight of the body, if the earth suddenly stops rotating about its axis, there is no effect of the centrifugal forces on the gravitational acceleration, so the value of the gravitational will be same in the all the places. चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ जो खींचता है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। थ्रस्ट हमेशा जो होता है वो अपोजिट में लगता है। जैसे अगर कोई चीज़ है, जैसे मैंने बताया था रॉकेट है, तो ऊपर की तरफ अगर थ्रस्ट लग रहा है तो नीचे की तरफ कौन सा लगता है, थ्रस्ट ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आपका कौन सा, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है रॉकेट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ये रॉकेट है, इस पर आग लग गई नीचे, तो ऊपर की तरफ होता है थ्रस्ट और नीचे की तरफ क्या होता है, ड्रैग, ठीक है ना। एयर प्रेशर भी आपको पता ही है और रेसिस्टेंस भी आपको पता ही है, सारी चीज़ें मैं क्लियर करा चुका हूँ, फिर भी पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, ग्रेविटी इज अ फोर्स बाय विच अ प्लैनेट और द अदर बॉडी ड्रॉज ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी कीप्स ऑल ऑफ द प्लैनेट्स इट ऑर्बिट अराउंड द सन। एनीथिंग दैट हैज़ द मास ऑल्सो हैज़ द ग्रेविटी। किसी के पास है, जिसके पास भी मास है ना, उसके पास कुछ ना कुछ मात्रा में क्या होती है, ग्रेविटी होती है। ऑब्जेक्ट विद मोर मास हैव द मोर ग्रेविटी, जिसके जितना ज़्यादा मास होगा उतना उसके क्या होता है, ग्रेविटी भी ज़्यादा। जैसे सन की ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ग्रेविटी ऑल्सो गेट द वीकर विद द डिस्टेंस, सो द क्लोजर ऑब्जेक्ट आर टू ईच अदर, द क्लोजर ऑब्जेक्ट आर ईच अदर द स्ट्रॉन्गर देयर ग्रेविटेशनल पुल इज अर्थ। याद रखना, लिखा हुआ ना, द क्लोजर आर टू द ईच अदर, जितना ज़्यादा आप कोई क्या होगा नज़दीक होगा, उनका जो ग्रेविटेशनल पुल होगा उतना ज़्यादा अधिक होगा। अर्थ ग्रेविटी कम्स फ्रॉम द ऑल इट्स मासेज मेक्स अ कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल्स ऑन ऑल द मास इन एन ऑब्जेक्ट इन इट्स ग्रेविटेशनल एरिया। दिस ग्रेविटेशनल पुल cause an object to come back to the earth if we throw it up in the air. We experience weight because for the same reason. And if we were on a planet with less mass on less than the earth, जैसे आपका कोई planet है या आप मून की बात कर लो तो वहाँ पे कम होगा, we would weight less than we do on the earth. That's the reason why our weight on the moon becomes the 1/6 of our weight on the earth, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, ग्रेविटी कितनी होती है, 1/6 है। द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। उसका जो मास है वो मतलब बोल सकते हैं वहाँ पे जो ग्रेविटी हो कितनी, 1/6 है, ठीक है ना। थ्रस्ट की अगर बात करें, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, याद रखना कैसा लगता है आपका, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द थ्रस्ट। when any object is put into the water, then the object will replace the water the same as its volume and the causes which there is a force acting upward to balance their weight is called the thrust force, ठीक है ना। बैलेंस फोर्स जो करना होता है आपको पानी के अंदर, वो क्या होता है आपका, थ्रस्ट फोर्स होता है। दिस इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट इज मोर ऑन द स्मॉलर सरफेस एरिया एंड द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द लार्जर सरफेस एरिया। तो आपका थ्रस्ट फोर्स वही है, P इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन ए होता है।
तो ए इक्वल टू एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी इंटू ए हो जाएगा। मतलब एरिया पे डिपेंड करता है आपका। रेसिस्टेंस की प्रतिरोध की बात करें, द रेसिस्टेंस इज द मेटल कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, एज द लॉन्गर द कंडक्टर इज द मोर विल बी रेसिस्टेंस। जितना ज़्यादा ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके कंडक्टर के लेंथ के। अब याद रखना, लिखा हो ना, रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू लेंथ ऑफ द लॉन्गर द कंडक्टर। तो याद रखना लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा लेंथ लंबी होगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस आपका क्या ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, तो ये आप याद रखना। यहाँ पर देख लेते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एज वी गो बिलो द अर्थ सरफेस द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब अगर आप गहराई की तरफ जाओगे ना, गहराई की तरफ, तो क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन बनेगी कि आपका जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा। तो देखो पोल्स की तरफ क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है ना, और जैसे गहराई की तरफ जाते हैं या पोल से ऊंचाई की तरफ जाएंगे, सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये हमेशा आपका घटते हुए चलता है। क्या चलता है, घटते हुए चलता है, याद रखना। मैं आगे दिखा देता हूँ बाई फार्मूला। लिखा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट एन ऑब्जेक्ट रिसीव ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इट इज कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द फार्मूला जी इक्वल टू क्या होता है आपका, जी एम अपॉन आर होता है, आर स्क्वायर। बताया था ना ये फार्मूला, बताया था ना, जी इक्वल टू कितना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अच्छा लिखा वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा अगर वहीं मैं क्या करूँगा, डेप्थ नीचे की तरफ डी की तरफ जाऊँगा, मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट द डेप्थ की तरफ जाऊँगा, डी डेप्थ मान ली मैंने, गहराई मान ली, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेटर, तो जो जी डी होगा डेप्थ में वो हो जाएगा जी 1 माइनस डी अपॉन आर। कितना हो जाएगा, 1 माइनस डी अपॉन आर। अब यहाँ पे वेर जी डी क्या आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द डेप्थ डी, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब होगा कि ये फॉर्मूला आ गया आपका जी डी, ये हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। कई जगह एच ही लिखा रहता है, कोई दिक्कत मत लेना, एच मतलब नीचे गहराई को भी एच लिख देता है, तो 1 माइनस तो इनटू हो जाती है। एज वी गो बिलो द अर्थ सरफेस द डेप्थ डी विल, अब क्या होगा देखो, नीचे जैसे जैसे जाएंगे डी क्या होने लग जाएगा आपका, इंक्रीज करने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। अगर डी बढ़ेगा, आप मुझे बताओ डी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो 1 माइनस डी अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी, घटेगी नहीं। अब चलो मान लो आपके समझ में नहीं आया, जैसे आपका मान लो कि 1 माइनस यहाँ पर आर की वैल्यू मैंने लिख दी 2, कितनी लिख दी मैंने 2, और डी की वैल्यू कितनी आपकी 1। तो अगर मैं डी की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू मैं फिक्स रखूँ, आर की वैल्यू 2 रख दी, तो 1 माइनस हाफ करूँगा तो हाफ आ जाएगा ना, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं बढ़ा दूँ 1 माइनस और यहाँ पे डी की जगह 2 कर दूँ, तो 2/2 हो जाएगा। 2/2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 0। आप देख रहे हो जैसे जैसे इसकी वैल्यू देखो 1 थी तो आधी थी वैल्यू, हाफ आया था ना, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 1 की जगह 2 लिख दिया, मैंने बढ़ा दी वैल्यू किसकी, डी की। तो आप देख रहे हो कि 1 माइनस डी अपॉन आर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना, कभी कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे निकाल देना। तो डी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो 1 माइनस डी अपॉन आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, बात समझ में आ गई। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी तो जी 1 माइनस डी अपॉन आर की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसीलिए क्या होता है, जी टी जो होता है वो डेप्थ में जाने पर आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब एक चीज़ और याद रखना, सरफेस से ऊपर की तरफ भी जाओगे और नीचे की तरफ भी जाओगे तो हमेशा जी जो होता है वो घट के ही आता है, ठीक है ना, सरफेस से। जैसे मैं आगे दिखा दूंगा आपको, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो दो चीज़ें वो पूछ सकता है, एक पूछ सकता है कि आपने क्या किया, सरफेस से ऊपर की तरफ चले, सरफेस से ऊपर की तरफ चले, एच हाइट तक चले, तब भी आपका क्या होता है, डिक्रीज ही होता है। और नीचे गहराई में चले, एच गहराई तक चले, तब भी आपका डिक्रीज होगा। लिखा हुआ है इफ वन गोज अ डिस्टेंस एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जी डैश इक्वल टू जी, ये होता है आपका फॉर्मूला, देखो याद कर लेना। ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है जी, देखो जी तो क्या होगा, जी डैश इक्वल टू जी डैश, ये क्या दिखा रहा है आपका, यहाँ पर इस पॉइंट में दिखा रहा है, तो जी तो ये हो जाता है 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जहाँ पे जी क्या होता है, जी डैश से बड़ा होता है, और आर ई जो होता है वो बहुत बड़ा होता है किससे, एच से। मतलब जो आपकी क्या होगी, रेडियस ऑफ आर हो, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ होगी, वो काफ़ी बड़ी होगी किसके मुकाबले, एच के मुकाबले। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या निकल जाता है आपका, इस तरीके से निकल जाता है। तो इफ़ वन गोज, अच्छा नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो जी डैश इक्वल टू वही था जी 1 माइनस, यहाँ पे डी लिखा होता है, बस बाकी यही है कि एच अपॉन आर ई। तो याद रखने दोनों फॉर्मूले, जी डैश इक्वल टू होता है आपका जो हाइट में चलना होता है, तो जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, और नीचे की तरफ जाते हैं तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई, बस यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ये स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो लिखा सो इट्स वैल्यू इन द मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द हाइट्स एज वेल एज द डेप्थ। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द हाइट, जो वैल्यू होती है किसकी, जी डैश की, वो डिक्रीज करती है अगर आप इंक्रीज करते हो हाइट में या फिर किस में, डेप्थ में, तो ये दोनों क्या होता है, डिक्रीज होता है, बस इतना याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, विच पावर प्लांट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। मैं 36 बार बता दिया, हाइड्रो पावर।
जितनी ज़्यादा ऊंचाई होती है उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपका बढ़ने लग जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ रही है, हाइड्रो पावर में क्या होता है, ऊपर से पानी छूटता है ना नीचे की तरफ, क्योंकि उसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा होता है, पोटेंशियल ज़्यादा होता है। पोटेंशियल क्यों ज़्यादा होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रो पावर पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है, आपका ग्रेविटी पे करता है, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रो पावर आर यूज फॉर द जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बाय द कंस्ट्रक्टिंग द डैम्स अक्रॉस द स्ट्रीम। अ टर्बाइन इज लोकेटेड एट द नैरोइंग ओपनिंग ऑफ द डैम। अभी दिखा दूंगा कैसा लगता है, फिगर ला रखा है मैंने इस बार, पिछली बार नहीं लाया था तो मैंने ऐसे समझा देता। वाटर फॉल्स ऑन द टर्बाइन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज यूज टू मेक द मोटर्स रन टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। नीचे की तरफ आपकी मोटर लगी होती है, ठीक है ना, जनरेटर टाइप का लगा होता है, वो क्या कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी को फिर किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। आगे लिखा होता है जियोथर्मल पावर प्लांट यूटिलाइज द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ सरफेस फॉर द जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। जियोथर्मल की अगर बात करें, ये किसका इस्तेमाल करता है, जो भूगर्भ होता है पृथ्वी के अंदर की गर्मी को इस्तेमाल करता है। कैसे करता है मैं बता दूंगा। विंड फार्म की अगर बात, यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द विंड टू रोटेट द ब्लेड ऑफ द टर्बाइन एंड शेफ्ट ऑफ द जनरेटर सो दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस। आगे लिखा न्यूक्लियर पावर यूज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट दैट अंडरगो द कंट्रोल चेन फ्यूजन रिएक्शन टू जनरेट द हीट एंड दिस हीट यूज टू प्रोड्यूस द हाई प्रेशर स्टीम टू द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर। सो द हाइड्रो पावर प्लांट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ऑन द अर्थ। तो इस तरीके से देखो, ये आपका क्या, ये आपका डैम बना हुआ है, यहाँ पे रिजर्वियर है, यहाँ पे क्या लगा हुआ आपका, पानी को रोका जा रहा है, यहाँ पे इनटेक, यहाँ से पानी अंदर आया पेनस्टॉक फॉर्म में। ये क्या होता है कि हमेशा नीचे की तरफ लगा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वाटर की वो नीचे की तरफ ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ऊपर कम होती है, नीचे आपकी ज़्यादा होती है, तो नीचे से पानी खींचा जाता है। यहाँ पे टरबाइन रखी हुई है, क्या आपका टरबाइन, ये टरबाइन घूमेगी, ये टरबाइन है आपकी, ये टरबाइन घूमेगी, तो जनरेटर को क्या कर देगी, मैकेनिकल एनर्जी देगी। जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल देना, इलेक्ट्रिक एनर्जी। बहुत ही आसान है। तो ये सब कुल मतलब होता है कि जनरेटर को घुमाना है, आप किसी भी तरीके से घुमाओ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया किसका, पानी का, और पानी का इस्तेमाल किसके थ्रू किया, मतलब ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी के थ्रू, तो नीचे की तरफ क्योंकि आपका फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ पानी को खींचेगा, तो टरबाइन घूमेगी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट आपका किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाएगी बाई जनरेटर। अच्छा आगे चलें, देखो जियोथर्मल पावर प्लांट की बात, यहाँ पे हॉट वाटर, नीचे की तरफ क्या आपका हॉट वाटर है। अब ऊपर क्या किया जाता है, हॉट वाटर। सेम कंडीशन बनती है सभी में, अगर आपका जैसे आपका इस्तेमाल कर लो किस में, न्यूक्लियर एनर्जी में, सेम किया जाता है, वहाँ पे भी वाटर इस्तेमाल किया जाता है। तो हॉट वाटर, यहाँ पे हॉट वाटर, तो हॉट वाटर के अंदर क्या होती है, स्टीम होती है। वो स्टीम क्या करती है कि टरबाइन को घुमा देती है, स्टीम क्या करती है, टरबाइन को घुमा देती है। टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर क्या हो जाएगा आपका, मैकेनिकल एनर्जी को फिर किस में बदल देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देगा। पानी जैसे ठंडा होगा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, कूलिंग टावर रहता है लगा हुआ, वहाँ से पानी क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। यहाँ से गर्म पानी ऊपर, यहाँ से ठंडा पानी नीचे, कुल मिला के यहाँ पे स्टीम के थ्रू आपका क्या किया जाता है, टरबाइन घुमा के जनरेटर को आपका क्या किया जाता है, जनरेटर के थ्रू आपका मैकेनिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। तीसरा आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब यहाँ पर जानते हो आपकी किसका, जो आपका न्यूक्लियर सब्सटेंस होता है जैसे यूरेनियम 235, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पर देखिए, ये तो आपकी कौन सी रहती है, ये तो आपकी क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर का वॉल है। यहाँ से कोशिश ये क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ताकि रेडिएशन बाहर ना आए। अंदर की तरफ ये आप जानते हैं कंट्रोल रॉड डाली हुई, किसकी डाली जाती है, ये तो बोरॉन की डालेंगे या कैडमियम की डालेंगे। क्यों डाली जाती है कि न्यूट्रॉन, क्योंकि देखो अब जो आपका क्या होता है, होती तो न्यूक्लियर फ्यूजन ही है ना आपकी इक्वेशन, जो ये आपका रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। मतलब यूरेनियम के थ्रू आपका क्या निकलेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन ही तो निकलेगा, और आपका न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा, और उसके साथ लॉट्स ऑफ एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो होता क्या है कि यूरेनियम में न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है और 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो हर बार 3 निकलते हैं, 3 के हिसाब से चेंज चलती है। तो 2 तरीके की न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो सकती है, या तो वो अनकंट्रोल्ड वे में होगी जैसा आपका बॉम्बिंग में होता है, या कंट्रोल्ड वे में होगी। कंट्रोल्ड वे में कहाँ होती है, जब न्यूक्लियर रिएक्टर, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है आपका। कंट्रोल कैसे करते हैं कि यहाँ पर जैसे बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन की, किस में, यूरेनियम 235 में, तो जैसे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं तो 2 को एब्जॉर्ब कर लेती है आपकी कौन सी, कैडमियम रोड या फिर बोरान रोड, आपकी जो भी हो लगा रखी होगी, ये कंट्रोल कर लेती है। तो उससे क्या कि एक ही न्यूट्रॉन को जनरेट करता है, उससे आपकी जो रिएक्शन चलती है वो कैसे चलती है, आपकी कंट्रोल वे में चलती है, कंट्रोल चेनेबल रिएक्शन चलती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे वो जनरेट होता है, हीट आपकी क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। इसके चारों तरफ के गुजारा जाता है, पानी को गुजारा जाता है, याद रखना, ये वाटर है, वाटर पंप है, वाटर को गुजारा जाता है। तो वाटर जो आता है ठंडा आता है, तो यहाँ से जब हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो पानी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। पानी गर्म हो जाता है, तो पानी के गर्म होने के बाद यहाँ से स्टीम क्या कर देती है, स्टीम निकलेगी, उस गर्म पानी से स्टीम निकलेगी, तो उससे टरबाइन घुमाएंगे, फिर वही है। तो कुल जो काम है आपका क्या है, टरबाइन को घुमाना है। टरबाइन घूमी, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका जनरेट हुआ, उसने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया। बाकी आपका जो वार्म कंडेंस्ड वाटर होता है वो यहाँ से बाहर निकल कर
इधर आ जाता है, फिर कोल्ड पानी को इस तरफ ले जाते हैं। तो इस तरीके से इस चेन को चलते हैं। कुल मिलाकर घुमा फिरा के बात यही है कि हमें टरबाइन चलानी है, स्टीम एनर्जी के थ्रू चलाएं, चाहे आपका ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू चलाएं। अच्छा, आगे वही है आपका, देखो अगर विंड एनर्जी की बात करूँ तो ये आपके ये पंखर है, इन्हें घुमाया जाएगा तो सीधे देखो यहाँ पर ही टरबाइन लगी होती है, यहीं पर आपकी क्या टरबाइन कनेक्टेड है। अब जैसे हवा चलेगी ये घूमेगा, टरबाइन घुमाएगी तो ट्रांसफॉर्मर या आपका जनरेटर है उसे क्या कर देगा, आपका मैकेनिकल एनर्जी को फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देगा और ये इलेक्ट्रिक लाइन में आपका चल जाता है। ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होता है एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मून। तो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर मैं ई की बात करूँ ना, आपका किसका, जो आपका ई में अगर बात करूँ, रुक जाओ मैंने वी लिखना था, एस्केप वेलोसिटी, तो ये कितनी होती है, लगभग 11.2 किलोमीटर होती है ना, किलोमीटर पर सेकेंड ये होती है आपकी। मतलब अगर किसी भी चीज़ को अगर पृथ्वी की सतह से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर की तरफ स्पेस की तरफ फेंका जाए तो वो क्या कर देगी, उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर बाहर की तरफ निकल के फ्री फॉल में आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये होता है। अब जो मून का होता है वो क्या होता है, 1/6 तो हो जाता है बस, और क्या है, लगभग 2 पॉइंट समथिंग निकलता है, 2.8। नहीं यार, मैं 6 से भाग क्यों दे रहा हूँ, लगभग 2 पॉइंट समथिंग होता है, मैं भूल गया यार कितना था, मैंने याद भी नहीं करा, लगभग इतना होता है आपका मून की अगर बात करें। ठीक है ना। तो ज़्यादा होता है, हमेशा याद रखना कि पृथ्वी का आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है आपका वेलोसिटी, जो एस्केप वेलोसिटी है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिखा सिंस एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट और द मून। क्या करता है, मास पे डिपेंड करता है। फ्रॉम वेयर अ स्पेस क्राफ्ट इज ब्लेसिंग ऑफ, अ स्पेस क्राफ्ट लिविंग द मून सर्फेस कुड गो स्लोअर देन ऑन द ब्लेसिंग ऑफ ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द मून हैज़ द लेस ग्रेविटी देन द अर्थ। आप जानते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन, अब क्योंकि वो डिपेंड करता है भाई, जी पे आपका क्या करता है, डिपेंड करता है, तो इसलिए क्या हो जाता है कि जी पे डिपेंड करेगा तो उसी हिसाब से चलेगा आपका। तो ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी मोर देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। लिखा हुआ है एस्केप वेलोसिटी की स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल टू ब्रेक फ्री ऑफ द प्लैनेट और द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एट इंटर ऑर्बिट। A spacecraft leaving the surfaces of the earth from example needs to going about 11 kilometers 7 miles per second। देखो लिखा हुआ ना 11.2 मैंने बता दिया था। ओवर द 40,000 किलोमीटर्स पर आवर 25,000 माइल्स पर आवर, तो लगभग 40,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलना चाहिए। तब वो क्या कर देगा, ऑर्बिट में एंटर कर देगा, मतलब क्या ग्रेविटेशनल जो आपका फील्ड है उसे ब्रेक कर देगा, किसके, आपके अर्थ के या मून के। आगे लिखा एस्केप वेलोसिटी इज रेफर टू एज द मिनिमम वेलोसिटी नीडेड बाय एनीबॉडी और द ऑब्जेक्ट टू प्रोजेक्टेड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट। ये कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम जो होनी चाहिए 11.2 होनी चाहिए, तभी जाके होगा। इन अदर वर्ड द मिनिमम वेलोसिटी दैट वन रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। ऑन द अदर हैंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द जुपिटर, ये ज़्यादा होगी भाई मैनी टाइम्स दैट द अर्थ, बिकॉज क्योंकि उसका क्या आपका ग्रेविटेशनल जो आपका एक्सेलरेशन वो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो ये फॉर्मूला था आपका एस्केप वेलोसिटी का होता है v इक्वल टू होता है √2gm/r, मतलब इस पर डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल जो आपका क्या कांस्टेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ये लिखा हुआ है एस्केप वेलोसिटी द मिनिमम वेलोसिटी with which a body must be projected so as to enable it just to overcome the gravitational pull and lost in space is called the escape velocity। मतलब जब बाहर निकल जाए कोई चीज़, ठीक है ना, तो उसे आपका जिस स्पीड से निकल जाए तो उसी मिनिमम कितनी होती है, 11.2 होती है आपका अर्थ में। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है ना, जैसे द ग्रेविटेशनल, अगर देखें एक्सप्रेशन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ द मास m ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि जब वो ऊपर की तरफ निकलेगी ना तो उसका क्या होगा, जी की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनता है वो ग्रेविटी का बन जाता है सेम आपका, तो ये बन जाता है Gmm/r बन जाता है, बन गया। अब होता क्या है कि जब एस्केप वेलोसिटी, जब आपका क्या देखा जाता है, जब बॉडी एस्केप करती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, यहाँ पे एनर्जी होना है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होनी है आपकी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो जो बोलता है कंजर्वेशन है, कंजर्व जो हो जाती है वो निकल जाता है गैप। तो EP1 - EP2 और ये बराबर होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के, जो आपका क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपको बताती है। तो इनकी जगह क्या आता है, Gm/r आ जाता है पहले वाले के, दूसरा तो आपका जीरो है तो ये बराबर हाफ mv² आ जाता है। m से m कैंसिल आउट हो जाता है, मैं काटता नहीं हूँ, m से m कैंसिल आउट हो जाता है और ve का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2Gm/r, और स्क्वायर अगर हटाऊंगा यहाँ से, स्क्वायर अगर हटाऊंगा तो ये ऐसा आ जाता है 2Gm/r आ जाता है। तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी दूसरी फॉर्म में लिखना है तो दूसरी फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2Gr लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी, ये पढ़ लेना। आगे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, ये पढ़ा जो गाँव में, ठीक है ना आपको।
कि आपके क्या होते हैं, 3 लॉ होते हैं केपलर से रिलेटेड। पीरियड्स के लिए होता है, लास्ट वाला जो है पीरियड्स का है, जिसमें टी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब होता है। ए क्या होता है, सेमी मेजर एक्सेस होता है, टी आपका क्या होता है, पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन होता है। तो ये आपका थर्ड लॉ है। मैं तीनों बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। फॉर्मूला याद रखना कि टी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला ना मैंने, पर फॉर्मूला क्या होता है, टी स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू ए क्यूब। बात समझ में आ गई, ये आप पढ़ लेना। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पहला लॉ आता है वो आता है द लॉ ऑफ ऑर्बिट। द लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसमें क्या होता है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट द सन ऑफ दिस फोकस, सन एट द वन ऑफ द फोकस, नॉट एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। याद रखना कि जितने भी आपके ग्रह होते हैं वो इलेप्टिकल शेप में करते हैं आपका क्या, रेवोल्यूशन इस तरीके से होता है। सन यहाँ कहीं पर होगा, बीच में नहीं होगा, यहाँ कहीं पर होगा, इसलिए क्या बनती है आपकी, मैंने बताया था, एक तो एपिलियन कंडीशन और पेरिलियन और एपिलियन कंडीशन बन जाती है। बात समझ में आ गई। ये क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा सा जो क्या होता है, ये एलिप्टिकल शेप इसलिए ले लेता है क्योंकि जो अर्थ होती है उसको अपनी तरफ खींचते हैं कौन से, जो बड़े बड़े ग्रह जैसे जुपिटर और जो सैटर्न है। तो एक तरफ से क्या हो जाता है, वो बड़ा सा, एक तरफ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है। तो जो पहला लॉ है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट है कि सारे क्या करते हैं, एलिप्टिकल शेप में आपका क्या करते हैं, आपका ऑर्बिट करते हैं। तो पहला होता है ऑर्बिट का, आपने इस तरीके से याद रखना, ओ ए पी। पहला लॉ आता है ऑर्बिट का, दूसरा आता है एरिया का, और तीसरा आता है किसका, आपका पीरियड्स का। तो एरिया का देखेंगे तो क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन द इक्वल टाइम। मतलब देखना, अगर ये वाला एरिया कहीं से भी ले लो, यहाँ से लूंगा ना, तो ये भी क्या होगा, जो रेशो बनेगा वो भी सेम बनेगा। किसका, आपका जो ये जितना ये चल रहा है ना, जितना ये चल रहा है, यहाँ से मान लो, यहाँ से पृथ्वी यहाँ तक चली, तो जितना इसने एरिया कवर किया, जितने टाइम में किया, वो सेम रहेगा। अगर मैं इस वाले को ले लूँ, यहाँ से यहाँ तक ले लो, जितना ये कवर करेगा, तो आपका जो रेशियो रहेगा सेम रहेगा। तो ये बोल रहा है डी ए अपॉन डी टी एल एम अपॉन 2m इज अ कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ गई। थर्ड लॉ जो आता है वही है, द टाइम ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलेप्टिकल पार्ट अराउंड द टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो ये याद रखना, ठीक है ना। तीनों लॉ, तो फर्स्ट लॉ आपका ऑर्बिट का है, सेकंड आपका एरिया का है, तीसरा आपका पीरियड का है, कैपलस लॉ जो आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ द जी इज द सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन, दैट इज, तो जी जो होता है आपका एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऐसे लिख लो, चाहे मीटर सेकंड को ऊपर रख लो और ये -2 कर दो, तो आंसर ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा है, और कितनी होती है वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, द वर्क डन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द मून्स अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है 0, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बोल रहा है। तो वर्क कितना होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, एफ डॉट डी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से क्या होता है, ये आपका क्या होता है, इसके ये वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या निकालता है, स्केलर क्वांटिटी निकालता है, इसलिए ये स्केलर होता है, याद रख लेना। वर्क क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द बोथ वेक्टर क्वांटिटीज ऑलवेज बी अ स्केलर क्वांटिटी। अब मुझे बताइए डी क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस माइनस दोनों में चलता है, मतलब अगर आप इस पॉइंट से चले इस तरफ और फिर इसी पॉइंट में वापस आ गए, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं मान लूँ कि ये आपका टोटल 2 किलोमीटर का रास्ता था, तो डिस्टेंस कितनी कवर हो गई, अगर मैं यहाँ से यहाँ चला तो 2 और वापस आ गया तो 2, टोटल कितना चलेगा, 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो जुड़ती है आपकी। पर वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि यहाँ से यहाँ गया तो कितना 2, पर वापस आ गया तो -2, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। तो जब क्या होता है कि सेम उसी पोजीशन में आते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। अब मुझे बताइए, अगर क्या करना है, ऑर्बिट करना है ना, कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर मैं एक पॉइंट से, ये देखो जैसे ये हो गया आपका सन का एलिप्टिकल, ये मान लो ऑर्बिट मान लो, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, तो इस पॉइंट से घूमी और फिर इसी पॉइंट में आ गए, तो डिस्प्लेस कितनी हुई, 0। और अगर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही आंसर है आपका, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप पढ़ लेना। तो ये था आपका ग्रेविटी से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन, होप कि आपको समझ में आएंगे सारे कॉन्सेप्ट। तो इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन प्रेस करना है, बेल आइकन प्रेस करते ही और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। इसके अलावा अगर वहाँ पर नोटिफिकेशन आने में लेट होती है बाई चांस यूट्यूब में, तो आपको टेलीग्राम पर तुरंत मिल जाएगा। उसके अलावा आप फेसबुक पे भी लिंक ले सकते हैं, मैं फेसबुक पे भी कर दूंगा, इसी चैनल पे लिंक को शेयर कर लेता हूँ। इसके अलावा हम आपका
इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है ना, यूके SSS का 16 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, बंद होगा के 26 जुलाई तक चलेंगे। एक और चीज़ है कि 26 से लेकर 26 आप अभी क्या है जून से लेकर 30 जून तक बोल रहे हैं आई थिंक, कि आपका क्या कर सकते हो, जितना भी अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां कर दी थी तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उस समय आपने क्या था, जनरल कैटेगरी में था, फॉल करवाया था, उसके बाद आपका EWS बन गया है, तो आप जनरल हटा के EWS डाल सकते हैं। शायद से उसकी फ़ीस जो लगेगी आपको 30 रुपये लगेगी, तो आप कर सकते हैं 30 जून तक। बात समझ में आ गई। पेपर शुरू हो जाएंगे 16 जुलाई से और 26 जुलाई तक चलेंगे, तो तैयारी कीजिए। और अब तो क्या है, रिवीजन का भी टाइम है। आप बायोलॉजी को तब तक क्या करिए, बायोलॉजी की रिवीजन मारिए। फिजिक्स में करवा रहा हूँ, वो भी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, कुछ दिनों के अंदर ही हो जाएंगी। लगभग 15-16 टॉपिक ही हैं और लगभग मैं 5 कर चुका हूँ, तो 10 और रह रखे हैं, वो भी जल्दी करवा दूंगा इस हफ्ते तक। इस हफ्ते क्या मतलब इस वीक के मतलब इस महीने के लास्ट तक मैं कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना, या 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो अब आप फिजिक्स का भी रिवीजन मारना स्टार्ट करना, फिर केमिस्ट्री बच गई, और बाकी आप पेपर करते रहिए, ठीक है ना। यूट्यूब में कई सारे चैनल हैं, वहाँ पे 100 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, 50-50 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और आपका क्वेश्चन आंसर देख के क्वेश्चन बोला जा रहा है, आंसर बताया जा रहा है, तो वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर लूसेंट की बुक है, या फिर कोई सी भी आपके पास साइंस की जिसमें बायोलॉजी आपका फिजिक्स है, उससे आप क्वेश्चन अपने तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।